नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता ही है कि ब्रज जो है पहलवानों की खान है और ब्रज में कितने मशहूर पहलवान हुए हैं ये तो सभी आप वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं। लेकिन आज इस वक्त हम मौजूद हैं गांव कारव में। स्थानीय निवासी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हमने जब जानकारी ली कि हमें यहाँ पर एक अखाड़े के पास जाना है तो यहाँ के लोगों का आप मान लीजिए कि जो कहना था वो किस तरीके से था कि उमेश पहलवान जी का अखाड़ा, तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमें यहाँ आने का मौका मिला। तो इस वक्त हम लोग कारव के जिस अखाड़े में मौजूद हैं, ये वही अखाड़ा है जहाँ पर निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पहलवानी को पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान दिया जा रहा है वो है पंडित राजू पहलवान जी का। तो बिना देर किए सीधे मैं आपको मिलाना चाहूँगा पंडित राजू पहलवान जी से। मौजूद हैं पंडित राजू पहलवान जी के पास और जानेंगे आपसे ही कि क्या रहा इस ग्राम कारव में जो पहलवानी को एक उच्च स्तर पर पहुंचाने में आप अपना अथक प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम श्री वेद प्रकाश पांडे जी, हमारे भाई सोनू निषाद जी, हमारी इस पावन भूमि ब्रज भूमि कान्हा की नगरी में, दाऊजी महाराज की इस ब्रज भूमि में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। त्रिविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि न संता। आज हमारा सौभाग्य है वेद प्रकाश पांडे जी, सोनू निषाद जी, जो कि आज आप हमारे इस अखाड़े पर श्री हनुमान पहलवान अखाड़ा कारव पर पधारे। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितना समय हो गया आपको पहलवानी में? वैसे पांडे जी, मुझको इस लाइन में मैं 8-10 साल का था जब हमारे गुरु श्री उदय सिंह पहलवान जी ने मुझे एक गोदी में बैठा कर, उस समय का ध्यान है, 8-10 साल का था। आज मेरी 53-54 साल की उम्र हो गई। इस लाइन में मुझे लगभग 40-45 साल हो गई। इन बच्चों के सहारे से अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है कि छोटे को बड़ा करना। जैसे कि हमें पता है कि ब्रज जो है पहलवानों की खान है, तो कहीं ना कहीं आपने फिर ऐसे बहुत सारे पहलवान तैयार किए हैं जिन्होंने ब्रज का जो नाम है काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंचाया है। जैसा कि आप पांडे जी देख रहे हैं, ये छोटे अवश्य हैं, लेकिन छोटे से छोटा भी आज आपका भारत में इतिहास बना के चल रहा है कि हमारी कारव में, हमारे मथुरा जिले में, हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे पहलवान हुए हैं कि जिन्होंने देश विदेशों में अपना नाम रोशन नहीं, बल्कि हमारे भारत का, हमारी ब्रजभूमि का, हमारे मथुरा का, उत्तर प्रदेश का, कारव बस्ती का नहीं, इस पूरे क्षेत्र का नाम किया है। जैसे कि हमारा ये बच्चा छोटा ही था, ऐसा नहीं है कि आज उमेश पहलवान आज ही भारत केसरी हुआ है। जब छोटा था उसी दिन हमने ये से कहा था कि बेटे, हमारे लक्ष्य को तू ही पूरा कर सकता है, हमारी जिंदगी यूं ही थोड़ी निकल जाएगी। जिस दिन हमने इससे कहा था कि बच्चा भारत केसरी होना है, इसने हमारा लक्ष्य पूरा किया और आगे ठाकुर जी कृपा रही, हमारे दाऊजी महाराज की कृपा रही, तो ये बच्चा देश नहीं विदेशों में भी हमारे मथुरा जिले का, भारतवर्ष का नाम करेगा। तो कारव में कहीं ना कहीं आपका अथक प्रयास रहा पहलवानी को आगे बढ़ाने का। अच्छा, हम अगर बात करें युवाओं की, तो आजकल के युवा जो है पहलवानी गेम से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या कमियां कुछ रही हैं? वैसे पांडे जी, मैं आपको बताऊं, आपने देखा है क्रिकेट आपने देखी है, फुटबॉल आपने देखी है, टेनिस आपने देखी है, चाहे कोई भी खेल हो, सभी खेलों में आपने देखा होगा, किसी से कहते नहीं देखा होगा कि क्रिकेट वाले जी, फुटबॉल वाले जी, कबड्डी वाले जी, खो खो वाले जी, लेकिन हमारे इस पहलवान से पहलवान जी शब्द कहा होगा, पहलवान जी। जितना सम्मान हमारे पहलवान को मिला है,
आज तक किसी देश विदेश में ये जी शब्द किसी खिलाड़ी को नहीं मिला है। तो देखा कितनी जो है महत्वपूर्ण बात आज हमारे पंडित राजू पहलवान जी ने कही है। ये वाकई में सत्य बात है कि आज तक आपने कभी भी किसी भी क्रिकेट या किसी अन्य गेम की मैं बात कर रहा हूँ, किसी में भी आपने किसी खिलाड़ी के लिए एक संबोधन शब्द होता है जी, ये नहीं सुना। पहलवान के लिए शब्द यूज किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पहलवान के लिए शब्द यूज किया जाता है। अच्छा, पहलवानों के संघर्ष के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। संघर्ष तो पांडे जी ऐसा है कि देखो, ये हमारा लक्ष्य है। शुरू से आखिर तक पहलवान को तो संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे कितना भी पहलवान को ज्ञान हो, लेकिन फिर भी वो अनभिज्ञ है। जैसे हमारा किसान होता है, किसान खेती में लगता है, पूरी फसल आ जाती है, आने के बाद भी वो अनभिज्ञ है। पहलवान अनभिज्ञ है, आखिर तक जितना भी ज्ञान होना है वो ज्ञान तो आखिर तक लेगा। क्योंकि जब हमारे दाऊजी महाराज जी ने दुर्योधन को शिक्षा दी, लेकिन भीम और दुर्योधन की वो लड़ाई चल रही थी कि उनका भी लक्ष्य आखिर में क्या हुआ। पांडे जी, ये तो संघर्ष चलता है और संघर्ष चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि संघर्ष ही जीवन है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, संघर्ष ही जीवन है, जो कि कभी समाप्त नहीं होता, और अगर निरंतर उसे करते रहे तो कहीं ना कहीं हम अपनी सफलता को प्राप्त कर जी। सकते हैं। तो अब सीधे लेके चलते हैं अपने अन्य पहलवानों के पास और जानेंगे कि इन्हें कैसा लग रहा है हमारे राजू पहलवान जी के अभ्यास द्वारा। कितना समय हो गया आपको? मुझे हो गई 4 साल। 4 साल। तो 4 सालों से आपने अभी कुश्ती दंगल लड़े हैं? हाँ। तो कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। और अभी गुरुजी का नाम आगे बढ़ाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? बहुत मेहनत। तो अभी आगामी दंगल की क्या तैयारी है आपकी? अच्छी तैयारी है। तो निश्चय ही हम ये मान के चले कि आगामी दंगल में फिर से एक बार आप अपने गुरु का नाम आगे बढ़ाएंगे? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल। तो 14 साल में आप कुश्ती सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। और अभी कितनों को आप हरा देते हैं? अभी नहीं हरा पाते। तो अभी आपको इसका मतलब बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। तो आपको गुरुजी कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं? बहुत अच्छी दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो अपनी तरफ से आप गुरुजी को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू बोलना चाहेंगे, उनका धन्यवाद है। अच्छा, और आपके परिवारजन, घर परिवार वाले आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ। अच्छा, वो क्या कहते हैं आपसे? कुछ नहीं, मेहनत करो, खाओ पियो। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि शिष्टाचार हमने स्कूलों में पढ़ा है और हर जगह हम देखते हैं, जनरली गाँवों में, शहरों में, लेकिन शहरों में कहीं ना कहीं शिष्टाचार की कमी होती जा रही है। लेकिन गाँव में आप जैसे जब गुरु बच्चों को मिलते हैं तो वो उन्हें शिष्टाचार की प्रेरणा देते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं कि किस तरीके से अच्छा आचरण रखें तो वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या है ये शिष्टाचार? पांडे जी, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि शिष्टाचार, लेकिन पहलवानों के बराबर शिष्टाचार किसी में है नहीं और न आगे रहेगा। न पहलवानों की कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है। सभी का धर्म, सभी की जात एक सी होती है। मेरे यहाँ पर वाल्मीकि भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, चाहे कोई भी जात हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, लेकिन मेरा बच्चा मेरे अखाड़े का वो इंसान होगा, प्रत्येक इंसान के चरण छुएगा, सभी से आशीर्वाद लेगा। और पहलवान तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका सबसे बड़ा मान है, मैंने पहले आपको बताया था जी, पहलवान जी, सम्मान तो पहलवान को मिला है, अभी तक किसी को मिला है ना आगे मिलेगा। जैसे कि पहलवानों ने बताया कि इनकी डाइट भी बहुत स्पेशल है, क्या है, किस तरीके की डाइट रहती है? पांडे जी, वैसे मैं बताऊं, हमारे बच्चों के लिए सबसे पहले दूध की ज़रूरत है। मैं दूध से बड़ी खुराक किसी को नहीं मानता हूं, चाहे कोई बादाम हो, चाहे घी हो, चाहे कोई भी मेडिसिन हो। और फिर हमारे ब्रज में तो सबसे पहले दूध चला है। दूध की नदियाँ ब्रज को ही कहते हैं, ब्रज में तो दूध की नदियाँ बही हैं और बहेंगी। ये हमारी ब्रजभूमि दूध की नदी है और नदी रहेगी। हमारे बच्चे शुद्ध शाकाहारी हैं, सबसे ज़्यादा सेवन दूध का ही करते हैं। ये बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री
श्री लक्ष्मण जी महाराज की, जगत माता जानकी की, श्री बजरंग बली की, शंकर भगवान की, गौ माता की, धरती माता की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, दाऊ जी महाराज की, रेवती मैया की, गिरिराज महाराज की, रमण बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, संत भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तो देखा आपने पहलवानों में कितना जोश है। कारव की इस धरती पर आकर हम भी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पंडित राजू पहलवान जी ने बताया किस तरीके से पहलवान अपनी प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से अपनी खुराक लेते हैं। तो अब हम सीधे लेकर चलते हैं उमेश पहलवान जी के घर पर और जानेंगे कि किस तरीके का संघर्ष रहा है उमेश पहलवान जी का, और साथ ही आपको भी आज रूबरू कराएंगे, क्योंकि कई बार दर्शकों ने हमसे कहा कि ये कोरोना का समय चल रहा है जिसकी वजह से हम अपने प्रिय पहलवानों की कुश्तियाँ नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम डायरेक्टली आपको आपके पहलवानों के साथ जोड़ रहे हैं और साथ ही उन सभी दर्शकों को ये भी बता दें कि आखिर किस प्रकार से एक पहलवान संघर्ष करके एक उच्च स्तर पे पहुंचता है, जिससे कि हम उत्तर प्रदेश केसरी, भारत केसरी और विश्व स्तर पे अगर हम बात करें तो बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में देखते हैं। तो अब बिना देर किए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं उमेश पहलवान जी के और मिलाते हैं आपको और जानेंगे कि क्या रही इस संघर्ष की गाथा। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ और काफ़ी लंबी समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। घर से आना जाना रहता था मेरा, और वैसे अब मैं हरियाणा में रहता हूँ, लीलियो खड़ा लाडपुर हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूँ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उमेश पहलवान जी के पैतृक घर और आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसा घर है और किस जगह से उन्होंने शुरुआत की और किस तरीके से अपने आप को भारत केसरी तक पहुंचाया है। तो हम सीधे आपको लेके चल रहे हैं उनके घर पर। ये ग्रामीण क्षेत्र अपना कारव का स्थान, और मैं आपको बता दूं कि हमने अक्सर करके देखा है कि जो पहलवान होते हैं वो गाँव से ही निकलते हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो दीवारें हैं, ये घर है, ये एक एक चीज़ आपको गवाह दे रही हैं, आपको बता रही हैं कि ये वही जगह है जहाँ से उमेश पहलवान ने अपनी शुरुआत की, रेसलिंग की, कुश्ती की और अपने आप को एक जिला स्तर से यानी कि जनपद मथुरा से एक भारत के स्तर तक पहुँचाया। तो बिना देर किए आपको सीधे लेके चलते हैं और मिलाते हैं और बात कराते हैं कि किस तरीके से की तैयारी और कैसे अपना ये खिताब उन्होंने हासिल किया। मेरा नाम चौधरी भरत सिंह कारव। मेरा नाम है कमलेश देव। इसको कभी डर नहीं लगता, किसी से कभी डर नहीं लगा, हर किसी का बेटा ऐसा नाम करे दुनिया में। और पहलवानी की ओर तो इसका मैंने बड़े लड़के से लड़ाया। हाँ, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ता है, बढ़िया है। खेत में अपने में एक दिन तो इसने 1 मिनट में मार दिया। घी खिलाते हैं, दूध खिलाते हैं और खान पीने में बढ़िया, फल फ्रूट बढ़िया ही खाना पीना खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो काफ़ी लंबा इंतज़ार करा है आपको हमने उमेश पहलवान जी से मिलाने के लिए। देखिए, एक छोटी सी बात है, सुबह का उगता हुआ सूरज हो या ढलती हुई शाम, ब्रज क्षेत्र में सिर्फ एक ही नाम है, वो है उमेश पहलवान। और हमसे कई दर्शकों ने भी हमसे आग्रह किया कि आप उमेश पहलवान जी के बारे में बताएं, और इवन उन्हीं के लिए कई पहलवानों के लिए हमसे आग्रह किया। लेकिन चूँकि हमने उमेश पहलवान को इसलिए चुना क्योंकि ये युवा पहलवान हैं, ये वो पहलवान हैं जिनके सपने अभी एक तय सीमा तक सीमित नहीं है, ये और आगे तक जाएंगे। और मैं निश्चय ही कह सकता हूँ कि कुछ समय बाद आप इन्हें एक बहुत उच्च स्तर पे देखेंगे, और ऐसा ही आप सभी भी सोच रहे होंगे। और ऑफकोर्स सोचने वाली बात भी है, क्योंकि जब तक पहलवानों को एक सही रास्ता नहीं मिलता तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन कम समय में, इतने कम समय में अगर हम बात करें, मात्र 21 वर्ष की आयु के युवा पहलवान हैं हमारे उमेश पहलवान जी। तो चलिए बिना देर के आपको उनसे मिलाते हैं और जानेंगे कि कैसा सफ़र रहा आपका। सर, जानेंगे, आप युवा पहलवान हैं और जितने भी हमारे दर्शक हैं, जिनमें कि हमारे कुछ सीनियर लोग भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि कैसा, पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
भारत केसरी होना और इतने कम उम्र में आपको जब ये पता चला कि आज की कुश्ती के बाद आप भारत केसरी बन जाएंगे, तो उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? वो तो जी सब माता पिता का और गुरु का आशीर्वाद है। तो ये कौन सी कुश्ती थी जहाँ पर आपने ये खिताब जीता? ये कुश्ती थी चेहड़ दंगल था हिमाचल में। हिमाचल में? हाँ जी, प्रतिपाल फगवाड़ा से कुश्ती थी, तो उसको किया था फाइनल। तो जब जैसे ही आपके गांव में सब जगह परिवारों में ये पता चला कि आप भारत केसरी बन गए, तो वो मोमेंट आपका कैसा था? वो जी बहुत खुशी की बात है, सब खुश हैं, हम भी खुश हैं, माता पिता गुरु सब इनके आशीर्वाद से होता है जी। मैंने तो बहुत छोटी पहलवानी की, पर इसके बाबा थे स्वर्गीय श्री भगवत सिंह पहलवान जी, उनने बहुत ऊंचे स्तर की पहलवानी की, यहाँ ब्रज में उनका नाम था। तो इसलिए बोलते हैं कि तीसरी पीढ़ी में पहलवान हो जाते हैं। तो ये भगवत जी का नाती है उमेश पहलवान कारब मथुरा, तो इसने नाम रोशन किया है बाबा का भी। अच्छा, तो अभी आपके पिताजी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि आप बचपन में घूमने जाया करते थे, तो एक दिन आप अखाड़े चले गए। क्या था वो दृश्य, कैसा था? वो क्या है, गांव में ही अखाड़ा था, तो हम वैसे ही सुबह सुबह रनिंग करने जाते, तो वहीं अखाड़ा था, वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते, मेहनत करते, तो हमको भी मन करने लग गया, तो हम भी एक दो दिन शुरू में चले गए। फिर पापा बोले कि मैंने पापा से बोला कि पढ़ाई तो मेरे से नहीं होगी, मेरा पहलवानी का मन कर रहा है, तो घर वालों ने फिर मेरे को सपोर्ट करी। ऐसे यहाँ से अखाड़े पे बढ़िया कुश्ती लड़ता तो फिर बाहर भेज दो, तो बढ़िया कुश्ती लड़े रहो, अपना बढ़िया कुश्ती में नाम पाए ले, पढ़ाई करिए बढ़िया। अच्छा, तो फ्यूचर को लेकर अगर हम बात करें, तो ये तो अभी चूँकि आपका शुरुआती दौर है रेसलिंग में, अभी कुश्ती में क्या आपका और है, अभी भारत केसरी के आगे और कितना आगे बढ़ने का है? अभी जी नेशनल इंटरनेशनल वर्ल्ड तक जाने की कोशिश करेंगे जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि हम एक वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर के साथ बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो। और आप तो अच्छा, किस तरीके का प्रैक्टिस रूटीन कैसा है आपका? प्रैक्टिस रूटीन अपना जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठ के अपना रनिंग करते हैं, रनिंग करके अपना फिर पीटी करते हैं, पीटी करके जो प्रैक्टिस करके अपना मेहनत करते हैं। फिर नहीं, चूँकि आप युवा पहलवान हैं, उमेश पहलवान, वो भी कारव के ब्रज की शान, तो आपका प्रैक्टिस शेड्यूल जो है किस तरीके से और पहलवानों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप अच्छी कद काठी के भी हैं? नहीं जी, वो जोर प्रैक्टिस अपनी हैवी और मेहनत हैवी चलती है इसमें तो। और प्रैक्टिस के साथ साथ डाइट किस तरीके से रखते हैं आप? डाइट भी अपना वो देसी डाइट है, अपना घी दूध मक्खन फल वगैरह। खान पान के लिए ये है कि इसकी नंसार से और एक भैंस मिली इसको, तो इसको काफ़ी दूध पिलाया, फिर हमने 3-4 भैंस रखी, घी दूध और बादाम काफ़ी खिलाए पिलाए, और नहीं खाता था तो हम भी कहते भाई खा, घी खा, ये खा, वो खा, फल भी लाते, फल भी खिलाते, तो काफ़ी इसने हमारी बात भी मानी। बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए इसने बात मानी, आज मेहनत की इसने। बारिश हो जाती तो हम उससे मेहनत की कहते घर कर ले बेटे, तो घर ही कर लेता ये मेहनत, इसलिए इसको सफलता मिल गई, इसने बात मानी हमारी। तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अभी तक हम ब्रज के जितने भी पहलवानों से मिले हैं, अक्सर करके यही है, आप देख सकते हैं हमारे सामने युवा पहलवान हैं, इनकी भी डाइट जो है बिल्कुल देसी है। अच्छा, देसी की अगर हम बात करें तो देसी में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं? देसी में जैसे अपना बादाम हो गए, दूध हो गया, मक्खन हो गया, फल हो गए, और अपना दलिया वगैरह, हलवा वगैरह हो गए। अच्छा, शुरुआती दौर में जब आप पहलवानी शुरू किया, जब आपने शुरू में, तो आपको नहीं लगता था कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरे हाथ पैर में चोट लग जाएगी तो घर वाले क्या कहेंगे? ये क्या है, इसमें चोट का तो काम है जी, ये तो रिस्क सी मानो एक तरह की, इसमें तो चोट फेंट लगती रहती है, इनका तो सामना करना पड़ता है। नहीं, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि सारे जितने भी दोस्त मित्र हैं वो तो सब आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, चाट पकौड़ी ये सब खा रहे हैं, लेकिन पहलवानी में इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करते हैं, चाट पकौड़ी ये सब को, घूमना फिरना ज़्यादा अवॉइड करते हैं, सिर्फ अपना गए प्रैक्टिस किया और इतना थक जाते हैं कि घर आके आराम करते हैं। तो उस वक्त आप कहीं ये नहीं सोचते थे कि नहीं मुझे यार छोड़ देनी चाहिए पहलवानी? अरे ऐसा तो कुछ नहीं, अपना कुछ करना होता है तो अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है।
अच्छा, घर परिवार की अगर हम बात करें तो माता पिता ने कितना सहयोग किया? मेरे माता पिता ने मुझे पूरी सपोर्ट रही है। और फिर दूसरी बात, मुझे गुरु अच्छे मिले, सबसे अच्छे गुरु मिले। गुरुजी की मुझे बहुत सपोर्ट रही है। आपके भाइयों से भी हमारी बात हुई, बड़े भाई हैं आपके, छोटे भाई, उन्होंने बताया कि वे आपको अपना प्रेरणा मानते हैं। अच्छा, कैसा लगता है कि जब आपके भाई आपके बारे में बताते हैं तो? मेरा भाई मुझे बड़ा वाला, उसकी बहुत सपोर्ट है। मेरा नाम सुनील चौधरी है और उमेश पहलवान मेरा छोटा भाई है, जिसने बहुत कम समय में अपने देश का, अपने मथुरा का और अपने गांव का नाम रोशन किया है। इसने बहुत मेहनत की है, इसके साथ हमने भी कम नहीं की। इसके लिए पैसे से, गाड़ी से, घोड़े से हमने पूरा सहयोग किया है इसका। और इसकी मेहनत ज़्यादा है। इसने बहुत कम समय में जो नाम हासिल किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मैं इसका बड़ा भाई हूँ। हमें भी गर्व महसूस होता है कि ऐसा भाई सबको मिले। और मेरी सिस्टर की भी सपोर्ट रही है। जैसे मैं अखाड़े पे से आता तो मेरी सिस्टर मेरे लिए बादाम रगड़ के, अपना छान के, पीस के रख के तैयार रखती थी। और मेरा एक छोटा भाई है, वो अंकित, वो भी पहलवानी साथ में ही करा है, साथ ही रहता है वो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उमेश पहलवान मेरा बड़ा भाई है और मैं भी पहलवानी करता हूँ, मैं उसको फॉलो करता हूँ और मैं भी बड़ा रेसलर बनना चाहता हूँ और देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ, गांव का, अपने गुरुजी का, अपने माता पिता का, सभी का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने बताया कि सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, जब कभी जैसे रक्षाबंधन ये सब होता है, ठीक है, तो जब सिस्टर आपको राखी बांधती थी तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता हुआ कि मेरे तो भाई पहलवान हैं, तो उस वक्त आप कैसा महसूस करते थे और गिफ्ट के तौर पर आप क्या देते थे? गिफ्ट के तौर पे तो जो सिस्टर बोलती वही देते। अच्छा, तो सिस्टर ये कभी कभी ये भी अपने दोस्तों से कहती होगी कि अरे मेरा भाई तो पहलवान है? नहीं, इतना तो उनको इतना वो नहीं है हमारे बारे में, इतना घमंड नहीं करती वो हमारे ऊपर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि पहलवान, युवा पहलवान होना और उसके बाद एक बहुत ही साधारण सा जो है अपना व्यवहार रखना, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम सामने बैठे हुए हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा नहीं लग रहा जिससे कि कहते हैं कि हमारे अंदर एक घमंड की भावना आ जाए। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगा अखाड़ों में या दंगल के दौरान कि मैं इससे हार जाऊंगा? क्या कभी ऐसा लगा? वो हार जीत तो चलती रहती है, पर मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं कि मैं इससे हार जाऊंगा। मैं तो जीत की लेके चलता हूँ अपने मन में, भावना मेरी जीत की तरफ चलती है। वो एक किस्मत की बात है, हार जीत तो चलती रहती है, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, पर ऐसे कभी सोचा नहीं कि मैं हार जाऊँगा। अच्छा, अब तक कुल कितने दंगल आपने लड़ लिए? दंगल तो मैंने बहुत सारे लड़े हैं, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, जम्मू में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी में, सारी स्टेटों में दंगल। अच्छा, तो कौन से राज्य का दंगल आपको ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों? पंजाब में अच्छा लगा दंगल, वहाँ पे अच्छे दंगल लगते हैं, खुली मैदानों में अच्छे लगते हैं, बढ़िया कुश्ती कराते हैं, बढ़िया इज्जत करते हैं वहाँ पे, पहलवानों की डिसिप्लिन बढ़िया। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि पहलवानों के डिसिप्लिन और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो और भी कोई ऐसे पहलवान जिनको आपको जो है कि अपनी कुश्ती के माध्यम से उन्हें आगे अपने वर्चस्व को दिखाने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो, तो आप किस पहलवान को बताना चाहेंगे कि जिनसे अगर आपका अगला दंगल हो तो आप किसे चुनना चाहेंगे? ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरी किसी से हो जाए, मैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे किसी से भी कुश्ती हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताया जैसा कि उमेश पहलवान जी ने कि दंगल को लेकर विशेष कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी एक विशेष को चित्त करें या हराएं। इनके लिए कोई भी आ जाइए, इनके लिए बिल्कुल खुला चैलेंज है, क्योंकि ये वाकई में भारत केसरी हैं। अच्छा, भारत केसरी के साथ साथ हमने हिंद केसरी का भी नाम सुना हुआ है। क्या होता है ये हिंद केसरी? हिंद केसरी एक खिताब होते हैं, जैसे भारत केसरी, हिंद केसरी और ये ब्रज केसरी तो एक नॉर्मल हो गया। टाइटलों के नाम होते हैं। अच्छा, तो ये टाइटल्स के नेम हैं जो कि उन्हें जो है एक तरीके से टाइटल के थ्रू यानी उन्हें दिए जाते हैं, जैसे ब्रज केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी। अच्छा, तो आप भारत केसरी हैं और आपसे और भी जो युवा हैं प्रेरणा ले रहे हैं। बहुत से युवा दर्शक जो हैं आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और ट्रेनिंग करते हैं, तो वे आपको अपना आइकन मानते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
संदेश मेरा यही है, अपना अच्छी सुबह शाम प्रैक्टिस करें और अपने गुरुजी से जुड़ा रहें। जो बच्चा गुरु से जुड़ा रहेगा वो ना तो कभी भटकेगा और उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि पहलवान जो है, युवा पहलवान पहलवानी में इतना ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। लेकिन आप युवा हैं, आपने अपने करियर को लेकर क्या कुछ प्लानिंग की हुई है? यानी कि आपने अपने आगे करियर में, यानी जैसे कि बहुत से लोग रेसलिंग करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, बहुत से लोग रेसलिंग करते हैं कि हमें उसके थ्रू दूर दूर तक विजिट करने का मौका मिले, बाहर बाहर घूमने का, लेकिन आपका क्या विचार है? अभी तो क्या है, अभी तो नौकरी जॉब के बारे में कोई सोचा नहीं है। अभी तो अपना यही है, देश का नाम रोशन करो, अपना नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल, वर्ल्ड लेवल पर भारत में नाम रोशन करो, वर्ल्ड में नाम रोशन, आगे सोचेंगे अभी नौकरी जॉब के बारे में। अभी तो कुछ ऐसा सोचेंगे। तो देखा कितना सही तरीके से इन्होंने बताया कि अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। इनका जो मुख्य जो विचारधारा वो ये है कि भारत को, यानी भारत अपने राष्ट्र को एक ऐसा वर्ल्ड लेवल का रेसलर दे रहा जो कि पहचान बनाए अपने इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हम अक्सर करके देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान जो है नाम आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश का, अपने अपने कंट्री का जो है खिलाड़ी नाम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इनका विचार है कि मैं वर्ल्ड लेवल का रेसलर बनूं, पहलवान बनूं और अपने ब्रज का ही नहीं, अपने राज्य का ही नहीं, अपने पूरे राष्ट्र का जो है नाम आगे बढ़ाऊँ। तो आगे को लेकर क्या तैयारियाँ हैं आपकी? आगे क्या है, अपना वही प्रैक्टिस और अपना गुरुजी से जुड़ा रहेंगे और क्या। तो ऐसे में 2-3 साल अपने गांव में प्रैक्टिस करी, पंडित राजू कलनकार, और फिर यहाँ से फिर मैं अब हरियाणा में रहता हूँ, लीलो खाड़ा लाडपुर हरियाणा में, चज्जर में खाड़ा, उनके पास रहता हूँ, वहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे आपको कौन से गुरु ट्रेन करते हैं? वो लीलू गुरु जी हैं। लीलू गुरु जी। अच्छा, तो कैसी दिनचर्या रहती है पहलवानों की वहाँ पे? वहाँ पे बहुत सारे पहलवान रहते हैं खाड़ी में। तो कैसा शेड्यूल रहता है? हर एक स्टेटों के बच्चे रहते हैं वहाँ पे, अच्छी तो प्रैक्टिस कराते हैं। और गुरुजी ना, वो गुरुजी अखाड़े में ही रहते हैं, सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं और वहाँ पे। अच्छा, तो जितने भी हमारे युवा दर्शक हैं जो इस वक्त देख पा रहे हैं, उनको अंतिम संदेश आपकी तरफ से कुछ जो कि उनका ज्ञान आप वर्धन करना चाहें कुश्ती के माध्यम से, कि किस तरीके से कुश्ती करके हम अपना भविष्य जो है बहुत अच्छा बना सकते हैं, दर्शक पूछना चाहते हैं आपसे। भाई सबसे पहले तो नशेबाजी से अपना दूर रहें और अपना मेहनत पे ध्यान दें, अपना खाने पीने पे, यही मेरा कहना है। अपना जो भी काम करें वो अपना ठीक लगन से करें। अपना एक चाहत सी होती है खुद की, तो बच्चा सक्सेस हो जाता है, खुद की चाहत हो। तो दोस्तों, आपने जाना कि कितने सरल स्वभाव में उमेश पहलवान जी ने, युवा उमेश पहलवान जी ने बताया कि पहलवानी में किस तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अंतिम संदेश जो कि पहलवान जी ने आपको दिया कि नशेबाजी से बिल्कुल दूर रहें। मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि नशेबाजी से दूर रहें। तो इसके साथ ही आज के इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे भी आपको उमेश पहलवान जी की दंगलों और कुश्तियों से आपको जोड़ कर रखेंगे और समय समय पर आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से ये युवा पहलवान एक समय पश्चात आप सभी को वर्ल्ड का नंबर 1 रेसलर बनकर बताएंगे। राधे राधे।